ईरान के एक वॉरशिप को हिंद महासागर के अंदर अमेरिका ने डुबो दिया है और उसमें लगभग 87 लोगों की जान गई है। श्रीलंका से कुछ दूर था जब उसको सुबह के समय एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन ने अटैक किया और उसको डुबो दिया। यहाँ पे आपने एक निखत्ते जहाज को मारा है। आप ये देखिए कि जो ईरानियन जहाज था वो एक फ्रेंडली विजिट के लिए आया था, उसके अंदर ना ही कोई हथियार थे। तो अमेरिकन ने एक गलत काम भी किया है, क्योंकि जब आप किसी दुश्मन के युद्धपोत को डुबो देते हैं तो आपका जो इंटरनेशनल लॉ कहता है, जो आप उसके जो सेलर थे, जो अगर वो पानी में उनको बचाना आपका काम है। वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था कि बर्बाद करना आपका जहाज, वो आपका मोटिव है जहाज को गिराना। आपकी दुश्मनी जहाज से, आपको खतरा जहाज से है, उस सेलर से नहीं है जो पानी के अंदर डूब रहा है। और यहाँ पर ये बिना उन्हें बचाए ये चले गए वापस। जो मकसद था अमेरिका का, एक दहशत फैलाना था। उन्होंने तो वैसे तो 25 से 30 जहाज उनके डुबो दिए, बाकी उन्होंने इतना कोई चर्चा नहीं हो रही, बाकी पर चर्चा नहीं हो रही। ये सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए थी, ईरानियंस में भी और बाकी देशों के लिए भी, कि आप हमारे रास्ते में ना आए, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिर्फ ये मैसेज नहीं दिया कि हम कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, हम कहीं पर भी मार गिरा सकते हैं। मेरे साथ हैं कमांडर राजीव सरदाना जी, भारतीय नेवी के जाने माने अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट। और आज उन्हें इस पॉडकास्ट में बुलाने का मकसद यह है कि मैं नेवी के फंक्शन को समझ सकूं। हम आर्मी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान हमने एयरफोर्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझा। लेकिन नेवी अभी भी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में लोगों के पास बहुत सीमित जानकारी है। और अभी संदर्भ यह है कि जिस तरह से ईरान के एक वॉरशिप को हिंद महासागर के अंदर अमेरिका ने डुबो दिया है और उसमें लगभग 87 लोगों की जान गई है। कुछ लोगों को श्रीलंका की मदद से रेस्क्यू किया गया है। क्या ये सही हुआ है? कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जिम्मेदारी थी, भारत को रोकना चाहिए था। क्या भारत की उसमें कोई भूमिका है? ये समझने के लिए कमांडर राजीव सरदाना जी हमारे साथ हैं। सरदाना सर, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि भारत की नेवी की हदें क्या है। और पहला थोड़ा दर्शकों को यह समझाइए, क्योंकि लोग हिंद महासागर या इंडियन ओशन अंग्रेजी में सुनते हैं, ये सारा का सारा ओशन इंडिया का है या कुछ हिस्सा इंडिया का है? देखिए, हर देश के आसपास की जो वाटर्स होते हैं वो उसकी अपनी जोन होती है। तो ये जो इंडियन ओशन नाम दिया गया है वो हिंद महासागर का नाम है, उसके अंदर हमारा दबदबा नहीं है। ये जो जगह थी, जो जहाज था ईरान का, ये एक इंटरनेशनल वाटर्स में था। श्रीलंका से भी दूर था, भारत से 300 किलोमीटर दूर था ये रामेश्वरम से। तो बात यह है कि हुआ इस किस संदर्भ में ये जो अटैक हुआ, पहले मैं इसकी आपकी भूमिका देता हूँ जी। भारत में मिलान या इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के अंतर्गत विशाखापट्टनम में नेवल एक्सरसाइज हो रही थी, जिसमें 70 से भी ज्यादा देशों की नेवी आई हुई थी, फ्रेंडली नेशंस की भी और जो हमारे बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, शोइंग द फ्लैग कहते हैं उसके लिए, और एक डिस्प्ले के तरीके से आई हुई थी। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल था कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, जहाजों की थी, नेवीज की थी, और जिसके अंदर वो एक साथ ऑपरेट करते हैं, इंटरऑपरेट करते हैं और पूरे विश्व को दिखाते हैं कि कैसे दूसरे देशों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि हर एक देश की नेवी एक उसकी डिप्लोमेटिक आर्म भी है, एक डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल की जाती है नेवी। तो ये जो जहाज थे, जब उसके बाद खत्म होने के बाद जब वे वापस जा रहे थे, उनमें से एक जहाज श्रीलंका से कुछ दूर था जब उसको सुबह के समय एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन ने अटैक किया और उसको डुबो दिया गया। अब हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर क्या क्या हथियार रहते हैं और वो किस तरीके से एक जहाज को मार सकती है, उस पर जाएंगे सर। लेकिन पहली जो जानकारी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, कि 40 नॉटिकल माइल्स श्रीलंका से भी दूर था। उनकी सरकार ने भी कहा है कि यह हमारे EEZ के अंदर नहीं था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है उसके अंदर नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या भूमिका रहती है किसी भी देश की? मसलन आप किसी वॉरशिप के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं या आप उसके कमांडर हैं, तो वो भूमिका, आप मदद मांगते हैं किसी से, आपको लगता है कि हमला होने वाला है, कोई इस तरह की जानकारी होती है, या फिर अचानक हमला हुआ, आपके पास किसी से संपर्क करने का समय भी नहीं होता? नहीं, देखिए, अगर तो आपके ऊपर हमला हो गया है या आपके कोई तकनीकी खराबी भी हो, तो आप मदद मांग सकते हैं, और जो देश सबसे आसपास होगा आपको जरूर नेवी वहां की मदद करेगी। जैसे आप देख रहे हैं, दूसरा वाला जो जहाज जो कोच्चि में आ गया है ईरानियन नेवी का, भारत ने उसको पनाह दी है, उनके क्रू को पनाह दी है, और जब तक वो उसकी मरम्मत नहीं हो जाएगी, ठीक नहीं हो जाएगा, सी वर्दी नहीं हो जाएगा, तो उसे इंडिया में रहने दिया जाएगा। तो वो हर देश का जो भी इंटरनेशनल जहाज है, जिस भी एरिया से गुजर रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो वो मदद मांग सकता है। और जो भी आसपास के चाहे पानी में जहाज ही क्यों ना हो, चाहे वो भी आ सकते हैं, या कोई शोर पे होंगे या एयर एसेट्स होंगे उस देश के, जो पास का देश है, वो जरूर
जरूर मदद के लिए आएगा। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं जहां से मैंने आपको टोका था। ये सबमरीन ऑपरेट कैसे करते हैं और कहां तक उनका दायरा हो सकता है? जैसे ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल वाटर में जहाज था ईरान का, अमेरिका ने इसको इंटरनेशनल वाटर के अंदर मारा है, तो कहां तक अमेरिका के सबमरीन्स या उनके जहाज किस जगह तक आ सकते हैं और हमारी कोई रोक टोक वहां पे नहीं होती? देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में लीगली तो कोई रोक टोक नहीं कर सकते किसी भी जहाज के साथ, ठीक है, लेकिन जहाज सबको नजर आ जाता है। जो सबमरीन है या पनडुब्बी है, पनडुब्बी एक ऐसी चीज है जैसे हम बोलते हैं इट इज अ नीडल इन अ हेस्टैक, कि आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो एक दो तरीके की पनडुब्बियां होती हैं, एक है न्यूक्लियर सबमरीन्स और दूसरी है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हैं, वेयरएज जो अमेरिका है, अमेरिका के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स नहीं है, उनके पास सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स है। तो इन दोनों में फर्क क्या रहता है? जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, इसका क्रू करीब 50 से 60 लोगों का होता है, ए। दूसरा, ये डीजल इंजन से चलती है, तो इन्हें इंजन चलाने, जो इंजन है उससे बैटरी को चार्ज किया जाता है और एक दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सबमरीन सतह के पास आती है, जिससे वो पेरिस्कोप निकालती है, हवा आसमान से लेती है, अपने इंजन को चलाती है और बैटरी को चार्ज करती है, फिर उसके बाद 18 से 20 घंटे के लिए पानी में चली जाती है। तो इसको अपना प्रोपल्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पावर के लिए, इसको हर 18 से 20 घंटे के बाद 5-6 घंटे के लिए पेरिस्कोप डेप्थ तक आना पड़ता है। तो दूसरी हो गई इसकी ये खूबी। तीसरी है कि इसके अंदर पानी की कमी रहती है, पीने के पानी की, नहाने के पानी के लिए, तो वो सब चीजें, और फूड की रिस्ट्रिक्शन है। तो ये 45 से 50 दिन ही समुद्र में रह सकती है, फिर इसका तेल खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, राशन खत्म हो जाते हैं और इसे वापस तट पे आना पड़ता है अपने आप को रिफ्यूल करने के लिए और आगे अगले मिशन के जाने के लिए। तो ये हो गई आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अब इसके जो विपरीत है, दूसरी जो है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर न्यूक्लियर हथियार है। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर मतलब ये है कि उसकी जो प्रोपल्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूल से चल रही है, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर वो पनडुब्बी गई है समुद्र में किसी मिशन के लिए, तो कम से कम 6 महीने रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ईंधन है, ईंधन तो अगले 10 साल तक खत्म नहीं होना, क्योंकि अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके अंदर क्योंकि रिएक्टर है तो उसके अंदर टर्बाइंस है, उसके अंदर भाप बन रही है, पानी है, तो पानी की कोई आवश्यक कमी नहीं होने वाली, तो अगले 6 महीने तक पानी भी है। राशन, और ये साइज में काफी बड़ी होती है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। तो हालांकि छोटा रिएक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी जगह है कि आप कंफर्टेबली 6 महीने तक रह सकते हैं। तो ना राशन की कमी है, न ईंधन की कमी है, ना आपको लिविंग कंडीशंस में कोई खराबी है। तो इसमें सिर्फ जो कमी रह सकती है कि 6 महीने के बाद क्यों नहीं? 6 महीने के बाद इसलिए नहीं क्योंकि कोई इंसान यदि 6 महीने तक सूरज ना देखे, एक पानी के नीचे ही रहे, वो ह्यूमंस की आवश्यकता के लिए ऊपर आते हैं। वो ह्यूमंस की आवश्यकता और ह्यूमन के टर्न अराउंड को, क्योंकि जो सबमरीन आर्म है पूरे विश्व भर में, वो एक वॉलंटरी आर्म है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज मैंने नेवी में भर्ती हो गया हूं तो इसका मतलब नहीं है मुझे सबमरीन आर्म में भेज दिया जाएगा, क्योंकि जो नौसेना के जो सेलर्स हैं, जो पनडुब्बी में काम करते हैं, उनके एक स्पेशल टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि क्या वो अंदर एक सबमरीन के अंदर रह सकते हैं, 3-3, 4-4 महीने रह सकते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटालिटी कैसी है, तो ये सारे टेस्ट करके उनके अंदर। आपकी सेवाएं रही हैं क्या सबमरीन? बिल्कुल, मैंने अपना इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन खत्म करते ही, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो मैंने सबसे पहले ही सबमरीन आर्म में वॉलंटियर किया। और हालांकि वॉलंटियरिंग सिर्फ 5 साल के लिए होती है, लेकिन जो इस आर्म में चला जाता है, फिर वो सबमरीन आर्म जब तक नेवी नहीं छोड़ता, वो सबमरीन आर्म में ही रहता है। क्योंकि जो डॉल्फिन का बैच इन्हें हमें जैसे मिलता है, आप देखते होंगे पैराट्रूपर्स को अलग होता है, मरीन कमांडोज के अलग होते हैं, इन्फेंट्री के अलग होते हैं, सबमरीनर्स का एक बैच होता है डॉल्फिन। तो जो डॉल्फिन बैच हम पहनते हैं, वो हम कहते हैं कि वो हमारे यूनिफॉर्म पे नहीं, हमारी छाती पे लगाए, तो वो एक जिंदगी भर के लिए। कितने साल आप एक सबमरीनर के तौर पर रहे? मैं जब से 97 से ज्वाइन किया और 2015 में तब तक छोड़ा, तो मैं सबमरीन आर्म में ही रहा। पहले मैं जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में रहा, ऑपरेट किए। फिर भारत ने जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई और उनके रिपेयर के लिए, और एक हमने जो चक्रा हम रशिया से हमने लीज पे ली, तो भारत में उसका फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं भारत के एक दस्ते के साथ रशिया गया और वहां से तकनीक हमने सीखी और आके इंडिया में अब अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी रिपेयर करते हैं। और अब तो खैर अपनी बना भी रहे हैं, तो हमारी अभी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भारत की आने वाली है।
अब मुझे एक बात बताइए, अब तो ये क्लियर हो गया कि आपने सारी सर्विस ही सबमरीन के अंदर की है, तो मुझे ये बताइए कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, खास तौर पर अगर ईरान के वॉरशिप से जोड़ के इसके देखें कि अगर आपके कमांडर्स ने आपको ऑर्डर दिया है कि आप इसको हिट करेंगे, इस जहाज को आप डुबोएंगे, तो कैसे ऑपरेट हुआ होगा ये अमेरिका का जो हमला है? बिल्कुल, देखिए जो अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन है उसके अंदर जो आई, क्योंकि कौन सी आई वो तो हमें नहीं मालूम है, ना ही शायद कभी वो बात बाहर भी आएगी। तो एक सबमरीन के अंदर किस तरीके के हथियार होते हैं, तो पहली बात जो आप सुन रहे हैं वो है टॉर्पिडो। टॉर्पिडो एक रॉकेट या मिसाइल की तरह है जो हवा की जगह पानी के अंदर चलता है। तो जो टॉर्पिडो है वो एक सबमरीन से, उसके अंदर ट्यूब्स रहती हैं, 12, 16, 18 ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर से टॉर्पिडो को छोड़ा जाता है और वो जाकर दो तरीके के टारगेट्स को हिट कर सकती है। सबमरीन से दूसरी सबमरीन पे मार कर सकती है पानी के नीचे, और सबमरीन से एक जहाज के ऊपर, जैसे ईरानियन जहाज को मारा, उसके ऊपर हिट कर सकती है। तो ये तो हो गया आपका पहला हथियार टॉर्पिडो। दूसरा हथियार क्या होता है एक सबमरीन के अंदर? दूसरा हथियार होता है माइंस। सपोज कराची में हमने अटैक करना है और कराची पोर्ट के बाहर जाकर, ताकि उनके पोर्ट के बाहर हमारी सबमरीन चली गई और वो जाके माइंस लैंड ले कर देगी। जैसे आर्मी में लैंड माइंस होती हैं जो जमीन पे लगाई जाती हैं, वैसे ये माइंस समुद्र के अंदर लगा देते हैं एक हार्बर माउथ के ऊपर, कि कोई भी दुश्मन का जहाज आए तो उसको डुबो दिया जाए वहीं पे और वो माइंस से टकरा के फट जाए। तो ये हो गया आपका दूसरा हथियार। तीसरा हथियार हो जाता है आपके पास डिकॉयज। जैसे कोई एयरक्राफ्ट होता है, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर दूसरी तरफ से कोई आक्रमण होता है तो वो शैफ लॉन्च करता है जिससे वो डाइवर्ट हो जाए हथियार और जो जहाज है वो सेफ रहे। वैसे ही सबमरीन के ऊपर अगर कोई दूसरी तरफ से अटैक होता है, कोई दूसरी टॉर्पिडो से होता है या दूसरी माइन से होता है, तो उसके अंदर ये डिकॉयज होते हैं जो वो फायर करता है ताकि सबमरीन सेफ रहे और जो है दुश्मन का हथियार उसके ऊपर जाके लगे। इसके बाद जो अगला हथियार है एक सबमरीन में वो है मिसाइल। आप बोलेंगे आप मिसाइल कैसे पानी से जाती है? तो एक चीज होती है जो भारत के पास भी है और अमेरिकन सबमरीन में भी अवश्य होगी, वो है, उसे बोलते हैं अंडर वाटर टू लैंड अटैक मिसाइल। अब यदि आपको हम पाकिस्तानी वाटर्स में हैं या उससे 100-200 किलोमीटर दूर भी हैं और हमें कराची में किसी पर्टिकुलर जगह पे अटैक करना है, लैंड इंस्टॉलेशन पे, उनके प्रेसिडेंट के घर पे या XYZ जगह पे भी करना है, तो हम 200 मीटर पानी के नीचे से उसको फायर कर सकते हैं। वो 300 किलोमीटर आसमान में उड़ के जाती है और उस लैट लॉन्ग पे उस कोऑर्डिनेट्स पर जाकर अटैक कर देती है। तो ये सारे ये जो मैंने आपको हथियार बताए, टॉर्पिडो, मिसाइल्स, माइंस और आपके डिकॉयज, तो ये सारे हथियार होते हैं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जो हुआ है, इन्होंने एक टॉर्पिडो का इस्तेमाल किया है। ये जो टॉर्पिडो दो तरीके की होती है, इनके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर सारी टेक्निक होती है कि इसको मैन्यूवर किया जा सकता है। वायर गाइडेड भी होती है कि मतलब थोड़ी सी पतली सी रस्सी या वायर है जिससे जो कंट्रोलर है वो अपनी सबमरीन से उस टॉर्पिडो को सही निशाने पर लगा सकता है, क्योंकि दूसरा जो जहाज है वो भी इधर या उधर जाएगा, अपने आप को इवेसिव मेजर्स में बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन टॉर्पिडो का मकसद है कि उसको जाके उसको बजाय अटैक करे और उसकी कील पे जाके उसको नष्ट कर दे ताकि वो 2 टुकड़ों में जहाज टूट जाए। कैसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी पे मारना, रीढ़ की हड्डी पे मारेंगे तो आदमी खत्म हो जाएगा, वैसे ही जहाज की रीढ़ की हड्डी पे मारना है ताकि वो जहाज टूट के नीचे चला जाए। तो ये इस समय हुआ जो अमेरिकन ने किया। तो मैं आपको एक दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 10 मिनट पहले ये क्या माहौल रहा होगा इस सबमरीन के अंदर। तो देखिए, जब कहते हैं उन्हें इन्होंने इस अमेरिकन सबमरीन ने ईरानियन शिप के अकूस्टिक सिग्नेचर को पकड़ा होगा कि ये वाला जहाज की जो आवाज है पानी के नीचे इससे मिलती है। तो फिर उनके जो डायरेक्टरी होगी उसके अंदर पता चल गया कि ये तो इतनी शोर मचाने वाला जहाज है, इसके प्रोपेलर की आवाज इतनी है, ये INS सो एंड सो है या ये जहाज है। तो जब उन्होंने एक चीज ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात, ऑडियो से पकड़, ये ऑडियो से सुनार से पकड़ी गई होगी। तो सभी के वो रहती है डायरेक्टर की, जैसे आपका कॉल से मोबाइल पे नंबर आ जाता है कि किसका फोन है, तो वैसे ही पता चल जाता है कि कौन सा जहाज है, तो वो कौन से मैं इसको सामान्यतः देखता हूं कि अगर आप हाईवे पे हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सी आवाज बस और ट्रक की है, कौन सी आवाज कार की है, कौन सी आवाज बाइक की है, इतना अंदाजा होता है। और आप लोगों के पास तो बाकायदा पूरा सिस्टम होता होगा जो डिटेक्ट करे इसको। बिल्कुल, तो इन्होंने इसको पहले डिटेक्ट किया होगा। और पेरिस्कोप डेप्थ मतलब कि समुद्र बिल्कुल सरफेस नहीं करना, लेकिन जो पेरिस्कोप होती है, ट्यूब्स होती हैं, 2 सबमरीन के अंदर 2 पेरिस्कोप जनरली होते हैं, एक अटैक पेरिस्कोप और एक नेविगेशन पेरिस्कोप। नेविगेशन होती है कि आपको सेफ पैसेज के लिए देखने के लिए छोटी सी बिंदी है कि आसपास आप देख सकते हैं विजुअली कि क्या है। तो उन्होंने पहले एक तो अकूस्टिकली कंफर्म किया होगा कि हम सही जहाज को मार रहे हैं, और दूसरा फिर उन्होंने एक विजुअल भी कंफर्म किया होगा। उसके बाद जो सबमरीन एक अटैक रन में आ जाती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन लेगी कि जिससे वो मारे तो सही दिशा में लगे और सही चोट से मार पाए उस सबमरीन
से जो टॉर्पेडो जाने वाली है। तो ऐसे सबमरीन के जरिए अटैक करते हैं। अभी अमेरिका ने किया, भारत को जरूरत पड़ेगी तो भारत भी कर सकता है, और जिनके पास भी सबमरीन है उनके जरिए हो सकता है। लेकिन सर मैं दो चीजें समझना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि इसमें इंडियन नेवी की क्या भूमिका है या हो सकती है। मैं क्योंकि लगातार एक किस्म का एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि भाई भारत की नेवी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, भारत की नेवी ने सुना नहीं उनकी बात को, आपका अतिथि था, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है, हमने कोई बात क्यों नहीं की। ये मुझको थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या इंडियन नेवी की भूमिका होनी चाहिए थी या जो है वो ठीक है। देखिए, जब वो भारत के पानी से बाहर चले गया है जहाज, तो भारत की भूमिका नहीं रह जाती। पहली बात ये। दूसरी बात, कई जगह कई देशों ने, अमेरिका में कुछ मीडिया में खबर भी आई कि भारत ने अपने बेड़े, जो नौसेना के बेड़े हैं, अमेरिकन को दे दिए हैं, उन्हें पनाह दे दी है कि वहां से ये ऑपरेट कर रही हैं अमेरिकन सबमरीन। इनको कैसे नहीं पता चला, भारत इनके साथ मिला हुआ है। देखिए, अगर कोई न्यूक्लियर सबमरीन आई है यहां तक, तो उसको 6 महीने तक ना पानी की आवश्यकता है, ना तेल की आवश्यकता है, ना रसायन की आवश्यकता, किसी चीज की नहीं है। तो भारत को नहीं बताया गया, क्योंकि भारत और ये एक स्पेक्टिकल बना दिया है। ये जो इसको मार गिराना 1945 के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। क्योंकि इन्होंने, एक रीजन ये भी था कि वो दूसरी जगह पे भी गिरा सकते थे सबमरीन को। आपने भारत इंडियन ओशन रीजन में क्यों किया अमेरिकन ने? एक तो एक स्पेक्टिकल बनाने के लिए कि हमारी क्षमता इतनी है, हमारी पहुंच है, हमारी पहुंच पूरे विश्व में है। आपको पता नहीं एक सबमरीन पानी के नीचे है या 20, आपको नहीं मालूम, ना ही आप पकड़ सकते हैं। और उन्होंने श्रीलंका के पास भी इसलिए मेरे हिसाब से मारा है कि उन्होंने समय दिया है कि कुछ लोग बच के जाए। उनका जो मकसद था अमेरिका का, एक दहशत फैलाना था। उन्होंने तो वैसे तो 25 से 30 जहाज उनके डुबो दिए हैं। बाकी उन्होंने इतना कोई किसी बाकी पे चर्चा नहीं हो रही, बाकी पे चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे आपने एक निखत्ते जहाज को मारा है। आप ये देखिए कि जो ईरानियन जहाज था, वो एक फ्रेंडली विजिट के लिए आया था। उसके अंदर ना ही कोई हथियार थे, क्योंकि आप जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आप अपना वॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ टॉर्पिडोज, मिसाइल्स, वो सब नहीं कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक फ्रेंडली माहौल के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए नहीं जा रहे थे। तो उसके पास ना वो कॉम्प्लीमेंट था, उसके अंदर ना लड़ने वालों से ज्यादा बैंड, उनका ईरानियन बैंड, क्योंकि परेड में हिस्सा लेना है, वो तो एक माहौल के लिए, उसके लिए आए हुए थे। तो आपने एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिकन ने एक गलत काम भी किया है, क्योंकि जब आप किसी दुश्मन के युद्धपोत को डुबो देते हैं, तो आपका जो इंटरनेशनल लॉ कहता है, जो आप उसके जो सेलर्स थे, जो अगर वो पानी में, उनको बचाना आपका काम है। वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था कि बर्बाद करना आपका जहाज, वो आपका मोटिव है जहाज को गिराना। आपकी दुश्मनी जहाज से, आपको खतरा जहाज से है, उस सेलर से नहीं है जो पानी के अंदर डूब रहा है। और यहां पर ये बिना उन्हें बचाए ये चले गए वापस। तो ये एक बहुत बड़े डिबेट की बात है कि मेरा पर्सनली तो अमेरिकन नेवी और अमेरिकन सबमरीन से सवाल और ये भी जुड़ जाता है, क्या सबमरीन के पास ऐसी फैसिलिटी होती है कि डूबते हुए सैकड़ों लोगों को आप बचा सकें? बिल्कुल बचा सकती है। उसके अंदर जगह होने की वो है, और नियत होने की है। अगर जैसे कोई शिप आएगा बचाने के लिए, वो भी तो ऊपर ही लेगा आदमी को, उनको और कुछ को तो लेना नहीं है ना। एक 70-80 किलो के आदमी को तो वापस अपने जहाज में लेना है, उससे ज्यादा क्या है। तो उसका बचाने की पूरी क्षमता थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। उन्होंने उनके जो मैसेज अमेरिका से आया और ये जो वीडियो रिलीज किया, ये सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए थी, ईरानियंस में भी और बाकी देशों के लिए भी, कि आप हमारे रास्ते में ना आए, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उन्होंने करके दिखाया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि श्रीलंका के तट पर वो चाइनीज बड़ा जासूसी जहाज आया, और उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि चाइना देखिए इसी तरह से जासूसी करता है। क्या ये एक तरह से चाइना को भी अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की है कि अगर, एक तो ये बार बार क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज अगर बंद हो रहा है और ईरान पर अमेरिका अपना पूरा प्रभुत्व चाह रहा है, तो इसीलिए कि वो भविष्य में चाइना के लिए कभी संकट बन सके और सारा का सारा ईरान पर उसका कब्जा होगा, तो ईरान उसके हिसाब से चलेगा। ये चाइना का एंगल कितना महत्वपूर्ण है कि आप इंडियन ओशन के अंदर अगर इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और आपने कहा कि एक सबमरीन है कि 5 है कि 10 है, हम नहीं कह सकते पानी के अंदर, तो ये क्या वो ताकत दिखाने की भी कोशिश है चीन को भी कि भाई हमारी यहां तक पहुंच है और आप देख लीजिए? मेरे तो कहना है कि पूरे विश्व में 6 ही देश हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन चलाते हैं। तो इन्होंने तो मैसेज देने की कोशिश की, सिर्फ चाइना को नहीं, रशिया को भी, कि हम, और सिर्फ ये मैसेज नहीं दिया कि हम कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, हम कहीं पर भी मार गिरा सकते हैं। बाकी किसी देश ने 1945 का इतनी हिम्मत नहीं की कि अपने पनडुब्बी को, जो एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, जो थर्ड आर्म, जो कहते हैं ना शिव जी की तीसरी आंख है, कि जब सब कुछ भी विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर भी सबमरीन को कुछ नहीं होगा, पानी के नीचे से आपके दूसरे देश को खत्म कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर अंडर वाटर टू लैंड अटैक मिसाइल्स है। तो ये एक सिर्फ सैनिकों को मारना और एक ईरानी जहाज को गिराना नहीं था, पूरे विश्व को दिखाने के लिए
था अमेरिका का कि हमारे पास पनडुब्बियां हैं और हम चला सकते हैं और हम चला देंगे अगली बार भी, ना कि सिर्फ ईरान के थ्रू अगेंस्ट, हम किसी के अगेंस्ट भी चला देंगे। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, भले ही गलत कुछ लोग जरूर कहें। नहीं, नैतिक रूप से आप कह रहे हैं गलत है। इसके बाद जो वॉर की एक जरूरी युद्ध के नियम है उनका पालन नहीं किया गया कि आपने सेलर्स को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बार फिर से एक अंतिम सवाल के रूप में कि भारत की स्पष्ट भूमिका उस जगह पर कोई नहीं थी, भारत केवल बचाने के लिए आपको जा सकता था। या मैं एक चीज और आपको कह कि आपके यहां आया फिर वापस लौट रहा है मेहमान, तो क्या उसकी सिक्योरिटी देना उस पर्टिकुलर देश की जिम्मेदारी रहती है? अमूमन क्या होता है? नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अपने देश से रवाना करने की हमारे है, वोटर्स तक उतनी ही है। और जब तक वो हमारे वाटर्स में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हमें मांग सकते हैं मदद, अगर बाहर भी जाए तो। लेकिन आप हमारे घर मेहमान थे, खाने पे आए, अब जा रहे हैं, आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप मेहमान को नहीं दोष दे सकते।